नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराते हैं यूपीएससी के लिए। और यहाँ पे रोजाना सुबह 10:30 बजे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, वो भी हिंदी में। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार, मेरे बारे में। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों लिंक को आप फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे मैं अपने सभी क्लास का लिंक और यहीं पे सभी क्लास का पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। और जो ये अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इस लिंक पे रोजाना 3:30 बजे से 3:30 PM से मैं 1 साल के पूरे 1 ईयर के करंट के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ पे इस ऐप पे होगी, अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे। ये क्लासेस फ्री हैं, मोबाइल में आपके ऐप भी फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। आराम से आइए, अपने यूपीएससी के लिए इसको प्रैक्टिस करिए। और इसी चैनल पे 5 बजे से, अनअकैडमी ऐप पर ही 5 बजे से और शुरू हो रहा है एनसीईआरटी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी विषयों का, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे विषयों का टेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसको भी ज्वाइन करिए। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे अनअकैडमी पे, जो आपको आपके तैयारियों में हर कदम पे मदद करेंगे। और ये अपकमिंग कोर्सेज है अनअकैडमी की, सारे कोर्सेज आने वाले। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। जो प्लस है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का। रेगुलर कोर्स ये मतलब जीएस का फाउंडेशन है, पूरा बेसिक से पढ़ाई होगा। और इस के लिए आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, और इन दोनों का आपको अनलिमिटेड आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल होगा, पूरा टॉपिक बाय टॉपिक। इसका फाउंडेशन 1 साल के लिए है, 1 ईयर का प्लान, 2 ईयर का है, और 3 ईयर का प्लान। 1 साल का यानी 12 महीने का, फीस है 49,500। इस कोड का आप इस्तेमाल करेंगे जब भी एडमिशन लेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो आप वहां पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा। और आपकी फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो है 72,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट और फीस होगी 64,800 रुपए। वहीं अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो ये है 90,000। कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, 81,000 रुपए। अब 1 साल, 2 साल, 3 साल का जो प्लान है, ये किसके लिए है, क्यों लाई है अनअकैडमी आखिर में ऐसा प्लान? इसलिए लाई है कि जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, उनके लिए 1 साल का फाउंडेशन बेस्ट है। जिन लोगों को 2023 में एग्जाम देना है, उनके लिए 2 साल का फाउंडेशन। और जिन लोगों को उसके बाद एग्जाम देना है, यानी जो लोग अभी 12th में हैं या इसी साल 12th पास आउट हुए हैं इसी बार, तो उनके लिए बेहतर प्लान है कि 3 साल आराम से पढ़ेंगे और मस्त करके एक बार में इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट सब पे मिलेगा। ये सारा प्लान है। वही है दूसरा आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा फाउंडेशन है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच में भी मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, और पर्सनली फीडबैक भी इस पे मिलेगा। ये भी वही 1 साल, 2 साल, 3 साल जो मैंने आपको समझाया फाउंडेशन, सेम फाउंडेशन है, बस ये एडिशनल इसमें आइकॉनिक में फीचर होंगे। इसका 1 साल का है फीस 69,500, 2 साल का 1,07,000, और 3 साल का 1,41,000। इन सारे फीस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो कोड है स्वदीप, SWADEEP। तो 10%। तो 1 साल का आपका हो जाएगा 62,550 रुपए, 2 साल का 96,300, और 3 साल का 1,26,900। वो तो हो गया जीएस। अब यहाँ रहा ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। ऑप्शनल क्या है, 1 महीने में ना तो जीएस होने वाला है ना तो ऑप्शनल। सीधे आप आएंगे 6 महीने पे, 6 महीने का लेंगे, उसके बाद 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का, इन चारों में से आप कोई भी ले सकते हैं। 6 महीने के ऑप्शनल की फीस है 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000 और 3 साल का 50,000। कोड यही ध्यान में रखेंगे, कोड है स्वदीप, ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन चारों फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 6 महीने की फीस आपका आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 20,250, 1 साल की हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 24,750, 2 साल का 36,000,
और 3 साल का 45,000। तो ये सारा प्लान है। और 11 तारीख से अनअकैडमी 2021, 22 और 23 के लिए बैच शुरू कर रही है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए। 2021, 22, 23 के लिए 21 6 महीने के प्रीलिम्स का, 22 का। आइए आगे प्लान देखते हैं क्या है। ये देखिए 11 तारीख से शुरू हो रहा है 6 महीने के लिए प्रीलिम्स का। जो लोग इस बार 2021 में प्रीलिम्स देंगे उनके लिए बहुत ही बेहतर बैच है। जिनको ज्वाइन करना है कर लें। इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल तीनों में शुरू है। और फिर 1 साल का भी फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। जो लोग को 2022 में एग्जाम देना है अभी 11 तारीख से, ये भी आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल है। जरूर ध्यान में रखें, आप लोग एडमिशन लें इसमें। और जो लोग इसमें लेंगे कोड ध्यान में रखेंगे, स्वदीप, SWADEEP, इस कोड से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दूसरा है 2 साल का फाउंडेशन बैच, जिनको 2023 में एग्जाम देना है, ये भी 11 तारीख से शुरू हो रहा है। ये भी आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल। और एक एनसीईआरटी बेसिस पे एक बैच शुरू हुआ जिसमें केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए, चाहे 21 में 22 एग्जाम दे, 22 में या 23 में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल सब में शुरू हो रहा है, जिसमें चाहे आप एडमिशन ले सकते हैं। कोड का ध्यान रखेंगे, स्वदीप। और ये है जीएस का कॉम्बो पैक। जैसे हमने पहले देखा ऑप्शनल अलग और जीएस अलग। मान लीजिए अब जीएस और ऑप्शनल साथ में रहता है। जीएस का मान लीजिए आपने आइकॉनिक ले लिया और ऑप्शनल लिया साथ में, तो इसका भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का है। 1 साल की फीस होगी 88,705, 2 साल की 31,510 और 3 साल की 67,220। इन सब पे आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट सारे फीस में मिलेगा। वही आप अगर जीएस का प्लस कोर्स लेते हैं और साथ में ऑप्शनल लेते हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680 और 3 साल का 21,200। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। और मैंने बताया था आइकॉनिक अभी पीछे, तो आइकॉनिक का प्राइस अभी आने वाले समय में भी बढ़ने वाला है। इसमें और कुछ फीचर्स अपग्रेड किए गए हैं। ये 3-4 फीचर्स और जुड़े हैं, तो आप जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन जिनको लेना हो जरूर ले लें। बहुत ही फायदेमंद है। पर्सनल कोच के गाइडेंस में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को रोजाना पढ़ाता हूं, डेली न्यूज, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और गवर्नमेंट की वेबसाइट। यहीं से मैं आपके लिए पर डे कंटेंट लेकर के आता हूं जो आपके लिए जरूरी है, चाहे वो करंट की खबरें हो या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हो, सारा कुछ हिंदी में। आज देखिए हम लोग किस किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में क्या क्या चीजें हैं। ये देखिए आज हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी भारतीय भाषाओं के लिए इंडिया में एक निशुल्क डोमेन की शुरुआत हुई है। ठीक है, इसमें सभी भारतीय भाषाओं को, हमारे अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान की अनुसूची में, सारी भाषाओं के लिए निशुल्क डोमेन। दूसरा है क्लेयर पोलोसक के बारे में पढ़ेंगे, क्यों चर्चा में है, ये एम्पायर है, महिला एम्पायर, इनके बारे में देखेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कजाकिस्तान में मृत्यु दंड की समाप्ति कर दी गई है। अब कजाकिस्तान में मृत्यु दंड किसी भी मामले में नहीं दिया जाएगा। चौथा हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में। अभी 9 तारीख को भारतीय प्रवासी दिवस था, उसके बारे में। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता। छठा पढ़ेंगे NFHS 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने हेतु प्रीति पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, क्या देखेंगे। सातवां टॉपिक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में पढ़ेंगे। आठवां पढ़ेंगे जल्लीकट्टू के बारे में। और 9वां पढ़ेंगे इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये क्यों चर्चा में है। अब ये सारे पढ़ेंगे, इसमें कुछ न्यूज है और यहाँ से ये सारे आर्टिकल्स शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं ध्यान से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है भारतीय भाषाओं में निःशुल्क डोमेन। भारतीय भाषा, हमारे जो भारतीय भाषा है उसके लिए, एक सेकंड, हमारी भारतीय भाषाओं के लिए एक निःशुल्क डोमेन की शुरुआत की गई है। ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी ने शुरू किया है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे एक एक पॉइंट। आसान शब्दों में लिखा हुआ है क्या कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी निक्सी, निक्सी है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसने घोषणा की है कि वह आईएन डोमेन के साथ, आईएन डोमेन यानी इंडिया डोमेन, आईएन का मतलब हुआ इंडिया, आईएन डोमेन यानी इंडिया डोमेन के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदक को 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से
किसी एक में निःशुल्क आईडी यानी अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम का विकल्प देगा। भारत में जो भी इंटरनेट वगैरह की चीजें होती हैं वो किसके अंतर्गत काम करती है? निक्सी के अंतर्गत, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, निक्सी के अंतर्गत काम करती है। तो निक्सी ने ही घोषणा की है कि जो हमारे इंडिया का डोमेन है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड करा के अपना काम करते हैं इंटरनेट वगैरह का, जो लोग जिस डोमेन का यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आवेदक हैं उनको वो चाहे तो जो हमारे संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में एक निःशुल्क आईडी यानी एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डोमेन नाम का एक विकल्प देगा, जो आप इसमें अपने हमारे संविधान की अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके द्वारा आप उनको चला सकते हो, वो भी निःशुल्क। और आवेदक को स्थानीय भाषा में एक ईमेल भी निःशुल्क मिलेगा। लोकल लैंग्वेज में एक ईमेल भी दिया जाएगा जो स्थानीय भाषा है जिससे आप आवेदन करेंगे। हिंदी में करेंगे तो हिंदी में, पंजाबी में करेंगे तो पंजाबी में, हमारे संविधान की जो भी 22 भाषाएं हैं उनमें। और यह प्रस्ताव स्थानीय भाषा की सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक, और यह पेशकश उन नए .in, ये जो नया आएगा उसको कहेंगे .in यानी .इंडिया डोमेन उपयोगकर्ताओं के लिए मान्य है जो 31 जनवरी 2021 तक अपना पंजीकरण करा लेंगे। जो भी 31 जनवरी तक इसमें पंजीकरण करा लेंगे उनके लिए ये मान्य होगा। और क्या कह रहा है कि यह सुविधा उन वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए भी है जो जनवरी 2021 में अपने डोमेन का नवीकरण करेंगे। ये उनके लिए भी है जो जनवरी 2021 में नया डोमेन बनाएंगे या जो लोग अपने पुराने डोमेन को नया कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो लोग 31 तक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनका भी है, या जो लोग अपने को इसके तहत रजिस्टर्ड कर लेंगे उनको भी। और नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी क्या है? वर्ष 2003 से कार्यरत एक गैर लाभकारी संगठन है जो इंटरनेट एक्सचेंज संबंधी गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिक के बीच इंटरनेट तकनीकी का प्रसार करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में इंटरनेट से जुड़ा हुआ सारा काम किसके अंतर्गत? निक्सी के अंतर्गत। इंडिया में ये 2003 से ही काम कर रही है, ध्यान में रखेंगे। और संगठन के मुख्य कार्यों में इंटरनेट एक्सचेंज के माध्यम से विभिन्न आईएसपीएस में और आईएसपी व सीडीएन के बीच, आईएसपी क्या है? आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और सीडीएन है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो वो लोग कंटेंट डिलीवरी करते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरनेट डेटा का आदान प्रदान करना है, यही निक्सी का मुख्य काम है। ठीक, और भारत के लिए आईएन डोमेन व भारत डोमेन का पंजीयन, प्रबंधन व संचालन करना और इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रबंधन एवं संचालन करना, ये सब निक्सी का ही कार्य है। ध्यान में रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है क्लेयर पोलोसक। इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एम्पायर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये महिला एम्पायर है। इनको पहली बार फोर्थ एम्पायर के रूप में पुरुषों के टेस्ट मैच में फोर्थ एम्पायरिंग, जो फोर्थ एम्पायर होता है उसके बारे में इनको यहाँ पे अभी काम करने का मौका मिला। क्या चर्चा में, ध्यान से देखिए। अभी आप लोगों को पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहे हैं, तो उसी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरे टेस्ट मैच में फोर्थ एम्पायर के रूप में शामिल होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसक पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई हैं। पुरुषों के टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला, और ये क्या है? फोर्थ एम्पायर के तौर पे अभी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उसी के लिए है। और 32 वर्षीय क्लेयर पोलोसक को, ये 32 वर्ष की है, क्लेयर पोलोसक ने इससे पूर्व आईसीसी के डिवीजन 2 में नामीबिया और ओमान के बीच वर्ष 2019 में विंडकॉक में खेले गए पुरुष वनडे मैच की पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर होने का सम्मान भी हासिल किया था। पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर भी बनी थी। कब? आईसीसी के डिवीजन में ही, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, कि ये नामीबिया और ओमान के बीच 2019 में एक पुरुष वनडे हुआ था उसमें। ठीक है, इन्होंने फील्ड एम्पायरिंग का भी काम किया था और वो भी ये पहली महिला, ध्यान में रखेंगे। और टेस्ट मैचों से संबंधित आईसीसी नियमों के अनुसार फोर्थ एम्पायर के रूप में घरेलू क्रिकेट बोर्ड द्वारा आईसीसी एम्पायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में से किसी एक व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो आईसीसी एम्पायर के अंतरराष्ट्रीय पैनल है उनमें से किसी एक को ही नियुक्त किया जाता है।
फोर्थ एम्पायर के कार्यों में होता है नई गेंद लाना, जो फोर्थ एम्पायर का काम है नई गेंद लाना, लाइन मीटर में बैटरी की जांच करना, लंच के दौरान पिच का अवलोकन करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी हस्तक्षेप के कारण खेल न रुके, और साथ ही फोर्थ एम्पायर आवश्यकता पड़ने पर मैच के थर्ड एम्पायर का भी स्थान ले सकता है अगर जरूरत पड़ा तो। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कजाकिस्तान में मृत्यु दंड की समाप्ति कर दी गई है। ठीक है, वहां पे मृत्यु दंड की सजा नहीं मिलेगी कजाकिस्तान में। क्या कह रहा है ध्यान से देखें कि हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर, ठीक है, राष्ट्रपति ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम ICCPR यानी इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल पॉलिटिकल राइट के दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल की पुष्टि करने संबंधित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्या कह रहे हैं कि अभी का जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसका जो दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल है उसके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और उस प्रोटोकॉल में क्या कहा गया है, हस्ताक्षर करने के साथ ही कजाकिस्तान में मौत की सजा को अब पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कजाकिस्तान में मौत की सजा नहीं मिलेगी। ज्ञात हो कि कजाकिस्तान में फांसी की सजा पर वर्ष 2003 में रोक लगा दी गई थी, और इस यहाँ पे जो फांसी की सजा है उस पर 2003 में ही रोक लगा दी गई थी उसमें कजाकिस्तान में। लेकिन इसके बावजूद न्यायालयों द्वारा कुछ विशिष्ट मामलों में, जैसे अगर आतंकवादी कोई कृत्य हुआ हो तो उनमें दोषियों को मौत की सजा दी जा रही थी। अभी तक फांसी की सजा पर रोक 2003 से ही है, लेकिन ऐसे मामलों में जिसे अब इसे भी पूरी तरीके से अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और कजाकिस्तान में आजीवन कारावास को वर्ष 2004 में वैकल्पिक सजा के रूप में पेश किया गया था, और जो इसके वैकल्पिक सजा में वो आजीवन कारावास। ठीक है, और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय नियम को वर्ष 1966 में अपनाया गया था और यह वर्ष 1976 से लागू किया गया था। इसे अब तक कुल 173 देशों द्वारा स्वीकृति दे दी गई है, और इससे संबंधित दूसरे वैकल्पिक प्रोटोकॉल जो कि मृत्यु दंड के उन्मूलन से संबंध है को 15 दिसंबर 1989 को अपनाया गया और यह 1991 में लागू हुआ था। और इस प्रोटोकॉल के तहत सभी देश मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान नहीं करेंगे और अपने क्षेत्राधिकारों में उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और प्रोटोकॉल के अंतर्गत मृत्यु दंड की अनुमति केवल युद्ध काल में ही होगी। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय प्रवासी दिवस। अभी 9 तारीख को मनाया जाता है भारत में, 9 जनवरी को हर बार। तो क्या है ध्यान से देखिए कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को, कि भारत के विकास में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो भारत के बाहर के देशों में रहते हैं भारतीय, उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। तो भारत के विकास में उनका क्या योगदान रहता है उसी को चिन्हित करने के लिए या उसी के लिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है। ये आप लोगों को पता भी होगा। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उसी दौरान ये सारी चीजें शुरू हुई। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 के दिन ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए चुना गया था। ठीक है, और पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। ध्यान में रखेंगे। और इस बार तो आपके 2021 का, अभी 2021 चल रहा है, तो अभी 9 जनवरी को मनाया गया। 9 जनवरी 2021 को 30 वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस का विषय या थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ये इस बार इसका थीम था। और प्रवासी भारतीय दिवस का प्रमुख उद्देश्य प्रवासी भारतीय समुदाय की उपलब्धियों को मंच प्रदान कर उनको दुनिया के सामने लाना, और साथ ही यह दिवस प्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए भी एक मंच पर उपलब्ध कराना है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला ये जो हमारा आर्टिकल है क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कि भारत द्वारा क्या कह रहा है, एक सेकंड, कि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, UNSC
और की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता। अभी भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी 3 परिषदें हैं और यानी 3 कमेटियां हैं, उनकी अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है। उसी पे आर्टिकल है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से आप पढ़ते हुए चलें। क्या कह रहा है ये देखिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण कमेटियों की अध्यक्षता कर रहा है। अभी हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता का दायित्व मिला है। कि किसको में मिला है? भारत को मिला है। और ये 3 समितियां निम्न है। कौन कौन सी? इन 3 समितियों की अध्यक्षता भारत करेगा। पहला है तालिबान प्रतिबंध समिति, ठीक है, तालिबान सैंक्शन कमेटी, इसकी भी अध्यक्षता। दूसरा है 2022 के लिए आतंकवाद प्रतिरोध समिति, ठीक है, काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। और तीसरा है लीबिया प्रतिबंध समिति, लीबिया सैंक्शन कमेटी। इन तीनों कमेटी, ये जो तीनों कमेटियां हैं किसकी हैं? ये तीनों कमेटी हैं यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये तीनों कमेटियां हैं। इनकी अध्यक्षता अभी करने को किसको मिला है? भारत को मिला है। ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है इसकी पृष्ठभूमि? पहले ये देखिए क्या है इसकी पृष्ठभूमि। कि पिछले वर्ष भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। पिछले वर्ष यानी 2020 में, 2020 में ही भारत को यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का चुनाव 2 वर्षों यानी 2021 और 2022 इन 2 वर्षों के लिए हुआ है। अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का चुनाव यूएनएससी में। ध्यान में रखेंगे, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों और आर्थिक व सामाजिक परिषद के सदस्यों के लिए अभी चुनाव कराया है। और उसी में यूएनएससी की जो 3 कमेटियां हैं उसकी अध्यक्षता भारत को दी गई है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है। और गौरतलब है कि भारत को पहली बार 1950 में अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था और अब 8वीं बार यह भारत को जिम्मेदारी मिली है। और भारत जो है यूएनएससी का अस्थायी सदस्य पहली बार 1950 में चुना था और यह जिम्मेदारी भारत को 8वीं बार मिली है, जो भारत 2021-22 2 सालों के लिए फिर से यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे इसके 3 कमेटियों को देखेगा। और इस अस्थायी अध्यक्ष इसीलिए होते हैं, स्थायी नहीं होते, 2-2 वर्ष के लिए हमेशा ये चुने जाते हैं, कभी कोई देश, क्योंकि 193 देश इसमें होते हैं, ठीक है। और इस वर्ष के प्रारंभ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत की शुरुआत के उपरांत उपरोक्त 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता का दायित्व भारत को मिला है। जो हमने आपको शुरू में 3 कमेटियां दिखाई थी, उन तीनों की अध्यक्षता भारत को अभी इस बार दी गई है। अब भारत के द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली ये जो यूएनएससी की 3 महत्वपूर्ण कमेटी है, इनके बारे में देखिए, तीनों के बारे में अलग अलग पढ़िए। क्या कह रहा है कि भारत द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली यूएनएससी की 3 महत्वपूर्ण समितियों के बारे में नीचे दिया गया है। क्या कह रहा है? पहली समिति क्या है? पहला है तालिबान प्रतिबंध समिति, जो हमने बताया था आपको, तालिबान सेक्शन कमेटी। इसके बारे में पढ़िए, मतलब ये इसमें ये है कि जो 3 कमेटियों के भारत अध्यक्षता करेगा उन तीनों के बारे में जान लीजिए वो क्या करती हैं। ये जो तालिबान प्रतिबंध समिति है, इसकी स्थापना 17 जून 2011 को सुरक्षा परिषद के संकल्प 1988 के तहत की गई थी। यूनाइटेड नेशन के संकल्प होते हैं, उसी के तहत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमारा अधिनियम एक्ट होता है उसी तरीके से 1988 के तहत की गई थी। कब? 17 जून 2011 को। और अफगानिस्तान की शांति, क्योंकि तालिबान का मुद्दा है, तालिबान प्रतिबंध समिति तालिबानियों पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक कमेटी यूनाइटेड नेशन की थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान जब मतलब तालिबानों का जो अहिंसा और ये सब सारी चीजें हो रही थी उसके बारे में, कि अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के लिए
जिम्मेदार तालिबान से, क्योंकि अब अफगानिस्तान को इससे खतरा था। जिम्मेदार तालिबान से जुड़े किसी भी व्यक्ति, किसी भी समूह या किसी भी उपक्रम को या कोई भी संस्था हो, उन सबको प्रतिबंधित करने और उन प्रतिबंधों की निगरानी के लिए इस समिति का गठन किया गया था। किसका? तालिबान प्रतिबंधित समिति का। और इसी समिति का अध्यक्ष भारत बना इस बार। और क्या कह रहा है इसी के बारे में कि तालिबान प्रतिबंध समिति हमेशा भारत के लिए एक उच्च प्राथमिकता रही है और भारत को इस समिति की अध्यक्षता करने से अफगानिस्तान में शांति को खतरा उत्पन्न करने वाले आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इससे अफगानिस्तान में भारत के हितों को सुरक्षा करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है। जो दूसरा है, ये जो दूसरी कमेटी है उसका नाम है 2022 के लिए आतंकवाद रोधी समिति एक बनाई गई है, काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ 2022। 2022 के लिए क्या है, इसकी अध्यक्षता भारत इस बार करेगा। भारत 2022 में आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता भी करेगा। क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिए। इसका गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, जो 9/11 का आतंकवादी हमले के तुरंत बाद, और इसे सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और भारत ने 2011-12 में भी सुरक्षा परिषद की इस समिति की अध्यक्षता की थी। भारत 2011-12 में भी किया था इसकी, अब करेगा इस बार के लिए 2022 के लिए। ठीक है, और इस समिति की अध्यक्षता भारत के लिए एक विशेष महत्व रखती है। यह समिति केवल आतंकवाद से लड़ाई में ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सीमा पार आतंकवाद से भी लड़ने में सहायक है, और भारत सीमा पार आतंकवाद के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और ये जो तीसरी कमेटी है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा, यूएनएससी की जो तीसरी कमेटी है, इसका नाम है लीबिया प्रतिबंध समिति, लीबिया सैंक्शन कमेटी के बारे में। और लीबिया प्रतिबंध समिति को पहली बार 2011 में सुरक्षा परिषद के संकल्प 1970 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, और लीबिया प्रतिबंध समिति सभी सदस्य राज्यों को, यानी लीबिया को, हथियारों और संबंधित सामग्री की बिक्री या आपूर्ति को रोकने के लिए गठित की गई है। ठीक है, और लीबिया प्रतिबंध समिति प्रतिबंधों को लागू करने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है कि लीबिया में इन संगठनों को हथियार वगैरह सब नहीं देना, और इसके माध्यम से लीबिया पर दो तरफा प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके तहत न तो कोई लीबिया से हथियार, पेट्रोलियम आदि की खरीद कर सकता है और न ही उसे बेच सकता है लीबिया। ये ध्यान में रखेंगे। इन तीनों की अध्यक्षता करेगा भारत। तो अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, क्योंकि इसी की वो 3 कमेटियां हैं जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, और इन्हीं की अध्यक्षता भारत करेगा 2 सालों के लिए, 2021-22, इन 2 सालों के लिए भारत करेगा इसी की 3 कमेटियों के बारे में जो हमने भी पीछे पढ़ा। तो अब ये काउंसिल क्या है, यूएनएससी है क्या, यूएनएससी के बारे में पढ़िए क्या है यूएनएससी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की भारी तबाही को देखते हुए लीग ऑफ नेशंस, यानी जो राष्ट्र संघ का सिद्धांत आया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो जो उससे तबाही हुई थी, उसी को देखते हुए राष्ट्र संघ का सिद्धांत आया था। लेकिन लीग ऑफ नेशंस व्यवहारिक तौर पर कार्य नहीं कर पाई थी और दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध का फिर दंश सहना पड़ा था। ठीक है, मार झेलनी पड़ी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आगे देखिए, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा की प्रबल रूप से आवश्यकता महसूस की गई और सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का निर्माण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है, यूएनओ का ही एक अंग है यूएनएससी, जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को लेता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र संघ का नाभिक है, न्यूक्लियस। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मूल कार्य वैश्विक शांति की स्थापना करना है। यूएनएससी का मूल कार्य क्या है, वैश्विक शांति की स्थापना करना
और यह संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यकारी निकाय के रूप में भी जानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। और क्या कह रहा है, इसकी वर्तमान संरचना में जो यूएनएससी में अभी 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इसके 5 जो अस्थायी सदस्यों के पास विशेषाधिकार, ये निषेधा नहीं है, विशेषा है, ठीक है, विशेषाधिकार या वीटो की शक्ति है। जो 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं वो वीटो की शक्ति, भारत इसका अस्थायी सदस्य है। और इसकी जो 3 कमेटियां हैं 2021-22 के लिए भारत को उन तीनों की अध्यक्षता मिली है। भारत अस्थायी सदस्य, ध्यान में रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को महान शक्ति क्लब, ग्रेट पावर क्लब भी कहा जाता है। और भारत इस समय संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य है। इसके पूर्व भारत 7 बार अस्थायी सदस्य भी बन चुका है, अरे सदस्य भी रह चुका है, ये ध्यान में रखेंगे इस समय, ठीक। इस समय भारत है और इसके पहले 7 बार भी रह चुका है। इसी बार भारत को इसके तीनों कमेटियों की अध्यक्षता मिली है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। एक बार मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था, अगर ध्यान होगा तो, कि NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां हुआ है। इसके जो निष्कर्ष आए हैं उसका अध्ययन करने हेतु एक प्रीति पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जो नेशनल फैमिली सर्वे 5वां सर्वे हुआ है, इसका अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। ये जो सर्वे हुआ है अभी हुआ है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो क्या करेगी ये समिति, क्या पृष्ठभूमि है, पढ़ते हुए चलें। पृष्ठभूमि क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणाम को जारी किया। कौन इसको निकालता है, NFHS को, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और यह भी 5वां सर्वे हुआ है, इसको जारी किया गया। और उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का सर्वेक्षण है। ये जो NFHS होता है ये पूरे भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में ये डेटा इकट्ठा करता है। और ये सर्वे 5वां सर्वे है इस बार। और भारत का पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 1 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 1992-93 में आयोजित किया गया था पहला, और इस बार ये 5वां, ध्यान में रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है ये देखिए। अब NFHS 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने हेतु जो कमेटी गठित की गई है उससे जुड़े हुए प्रमुख बिंदु क्या है। क्या कह रहा है, NFHS के निष्कर्षों का अध्ययन करने हेतु जो प्रीति पंत की कमेटी गठित की गई है इनकी अध्यक्षता में, उसके इंपॉर्टेंट बिंदु क्या क्या है ये आप देखते हुए चलें। कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के प्रतिकूल निष्कर्षों की जांच करते हुए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। जो उसके अच्छे निष्कर्ष आए हैं उनको देखते हुए, और इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुपोषण, स्टंटिंग, एनीमिया और सी सेक्शन से संबंधित संकेतकों को सुधारने के लिए कार्यक्रम संबंधी नीतिगत हस्तक्षेपों की भी सिफारिश की है। तो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चलें। समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव प्रीति पंत कर रही है। जो कमेटी बनी है इसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव प्रीति पंत कर रही हैं, और इनमें दवा और पोषण विशेषज्ञ शामिल हैं इनके साथ। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि तकनीकी विशेषज्ञ समूह नियमित रूप से बैठक करती है, मतलब इनको करनी है इस समूह को, और जल्द से जल्द अपनी सिफारिशों को साझा करना है। ठीक है, ये जो कमेटी बनी है 5वां NFHS 5 के बारे में, ये रोज बैठेगी नियमित रूप से और जल्द से जल्द अपनी सिफारिश को साझा करेगी। तो ये जो NFHS 5 हुआ है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5,
इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक, क्या है कि कुछ दिनों पूर्व ही भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण परिणाम को जारी किया है। और इस सर्वेक्षण में भारत और इसके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कि भारत, उसके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना है। एनएफएचएस का मतलब क्या होता है? जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के भारत के जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या के बारे में जानना कि कितनी जनसंख्या है, क्या आंकड़ा है, उनके स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी। और 5वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 6.1 लाख सैंपल इसके लिए घरों में एकत्र किए गए हैं, जिसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण से संबंधित संकेतकों पर जानकारी एकत्र करने के लिए घरेलू स्तर पर साक्षात्कार लिए गए हैं, घर घर जाकर के। ध्यान में रखेंगे। और क्या क्या कह रहा है? NFHS 5 के पहले चरण में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है, 17 राज्यों और 5 के केंद्र शासित प्रदेशों में इसका सर्वे हुआ है, जो पहला चरण था। कौन कौन? जैसे असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, केरला, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव। ये जो भारत के 17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 22 जगहों के परिणामों को ही जारी किया गया है इसके पहले चरण में। ठीक है, इसके पहले चरण में इन 22 जगहों की 17 राज्य और इनमें 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखिए, और शेष 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े आंकड़े दूसरे चरण के सर्वे में जारी किए जाएंगे। ये पहला चरण है। और इन राज्यों में कोविड-19 के कारण सर्वेक्षण का कार्य निलंबित कर दिया गया था। जो दूसरा आंकड़ा है, जो 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश बचे रह गए, ये कोविड की वजह से इनको रोक दिया गया था और इसे नवंबर में फिर से शुरू किया गया है। जो दूसरा चरण है अभी नवंबर में शुरू हो चुका है 2020 में ही, और मई 2021 तक ये दूसरा चरण ये 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है? और 5वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण से जुड़े हुए और क्या क्या मुख्य बिंदु है, ये देखिए कि NFHS 5 के तहत पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वे किया गया, उनमें करीब करीब सभी में NFHS 4 के बाद से कुल प्रजनन दर यानी TFR में कमी आई है। तो अच्छी बात है कि जनसंख्या में कमी का आंकड़ा, कि जो NFHS 4 जो चौथा सर्वे किया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, उसका जब तुलना किया गया 5वें सर्वे से, तो यह है कि जो कुल प्रजनन दर है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, उस पे कमी आई है। ठीक है, और कुल 22 राज्यों में 19 में प्रजनन दर घटकर 2.1 पर आ गई है, और केवल 3 राज्यों मणिपुर 2.2, मेघालय 2.9 और बिहार में 3.0 में यह दर अभी भी निर्धारित प्रतिस्थापन के ऊपर है। मतलब ये 3 राज्यों में अभी TFR जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये आगे है, बाकी सब जगह कम। ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और गर्भ निरोधक उपाय की दर CPR, ठीक है, भी ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काफी बढ़ी है। इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल मैं आप लोगों से 1 महीने पहले पढ़ा चुका हूं, जब ये आया था पहला रिपोर्ट तभी, और जब आया था तभी, और इस रिपोर्ट के आकलन के लिए भी एक इस कमेटी का गठन हुआ है, इसीलिए ये दोबारा ये चर्चा में आया है। ठीक, आगे देखिए कि जो गर्भ निरोधक उपाय है उनकी दर में भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादातर मामले बढ़े हैं, और यह हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 74% के साथ सबसे अधिक है। और लगभग सभी राज्यों के शासित प्रदेशों में गर्भ निरोधक के आधुनिक तरीकों का उपयोग भी बढ़ा है। और चरण 1 की सर्वे में परिवार नियोजन की संपूर्ण आवश्यकताओं में से अधिकांश राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट भी देखी गई है। ठीक है, और देश में मेघालय और मिजोरम को छोड़कर से सभी राज्यों में यह 10% से भी नीचे आ गया है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, 12 से 23 महीने की आयु के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण अभियान के मामले में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों में भी पर्याप्त सुधार दर्ज किया गया है।
और नागालैंड, मेघालय, असम को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2/3 से अधिक बच्चों का टीकाकरण करके उन्हें रोगों से भी बचाया गया है। तो ये आंकड़ा है, ध्यान में रखेंगे। और जो लगभग 3/4 जिलों में 12 से 23 महीने की आयु के 70% या उससे अधिक बच्चों को बचपन की बीमारियों से बचाया गया है। सारा आंकड़ा वैसे मैं उस समय भी पढ़ाया था, तो क्या है ये ध्यान में रखिए। और NFHS 4 जो चौथा हुआ था और जो ये 5वां सर्वे है इसके डेटा की अगर तुलना करें तो पूर्ण टीकाकरण के मामले में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बेहतर हुई है। और 4 वर्ष की अल्पावधि में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 11 में और टीकाकरण की वृद्धि दर 10% से अधिक और अन्य 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 से 9% के बीच रही है। तो ध्यान में रखेंगे। और इसे 2015 से सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन इंद्रधनुष का बेहतर परिणाम भी कहा जा सकता है। तो मिशन इंद्रधनुष इसी से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य प्रदाताओं द्वारा अनुशंसित 4 या अधिक प्रसव पूर्व जांच की सुविधाएं प्राप्त करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। और 2015-16 से 19-20 के बीच में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रतिशत बढ़ा भी है। और 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संस्थानों में प्रसव कराने वाली महिलाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। और संस्थागत प्रसव कुल 22 में से 14 संघ राज्य क्षेत्रों में 90% से अधिक है। और लगभग 91% जिलों ने सर्वेक्षण के पहले 5 वर्षों में 70% से अधिक संस्थागत प्रसव भी दर्ज किए हैं। और संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ कई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सी सेक्शन डिलीवरी में भी विशेष रूप से निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। और अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जन्म के समय लिंगानुपात अपरिवर्तित या बढ़ा हुआ है। और अधिकांश राज्यों में सामान्य लिंगानुपात 952 या उससे अधिक है। ध्यान में रखेंगे। तेलंगाना, हिमाचल, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव में यह 900 से नीचे है इन जगहों पे। बाकी अधिकांश जगहों पे लिंगानुपात 952 से ऊपर है। और सर्वेक्षण या नतीजों में बाल पोषण संकेतक पूरे राज्यों में मिश्रित पैटर्न दिखाते हैं। और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति में सुधार भी हुआ है और दूसरे मामलों में मामूली गिरावट भी आई है। हालांकि आगे कम अवधि में शारीरिक विकास और उद्धता के मामलों में भी बड़ा बदलाव आने की संभावना नहीं है। और महिलाओं और बच्चों में खून की कमी चिंता का कारण बना हुआ है। और 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 में आधे से ज्यादा बच्चे, महिलाएं रक्त अल्पता से ग्रसित है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसके पॉइंट के बारे में? 5वां जो ये सर्वे हुआ है, NFHS का ये जो सर्वे हुआ पहले चरण का, तो जो इंपॉर्टेंट है सारा इस आर्टिकल में है। और यह भी देखा गया है कि 180 दिनों या उससे अधिक समय के लिए गर्भवती महिलाओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में IFA की गोलियां लिए जाने के बावजूद उनमें रक्त अल्पता के मामले NFHS 4 की तुलना में आधे या केंद्र शासित राज्यों में ज्यादा बढ़े हैं। और सर्वेक्षण में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के मामलों में उच्च या बहुत अधिक यादृच्छिक या रैंडम रक्त शर्करा के स्तर में बहुत भिन्नता है। और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में उच्च या बहुत अधिक रक्त शर्करा होने की संभावना भी जताई गई है। और उच्च या बहुत अधिक रक्त शर्करा वाले पुरुषों का प्रतिशत केरल में 27% से सबसे अधिक, और इसके बाद गोवा में 24% रक्त शर्करा यानी डायबिटीज के साथ दूसरे स्थान पर नहीं, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, ये ध्यान में रखेंगे। और पुरुषों में उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के मामले महिलाओं की तुलना में कुछ अधिक पाए गए हैं। पिछले 4 वर्षों में 15-16 से 19-20 का जो आंकड़ा है, लगभग सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर स्वच्छता सुविधा और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत भी बढ़ा है। ये सब अच्छा आंकड़ा है। और भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अधिकतम घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास भी किए हैं। और देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से घरेलू माहौल में भी सुधार हुआ है, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। ये सब सारी चीजें अच्छी हुई हैं। उदाहरण के लिए पिछले 4 वर्षों के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाना पकाने के ईंधन के उपयोग 10% बढ़ा है। और कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में इसमें 25% से अधिक की वृद्धि भी हुई है।
और महिला सशक्तिकरण संकेतक चरण 1 में शामिल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काफी सुधार दर्शाते हैं और महिलाओं के ऑपरेटिंग बैंक खातों के संबंध में NFHS 4 और 5 के बीच उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज की गई है। और मिसाल के तौर पर बिहार के मामले में यह वृद्धि 50% यानी 26% से बढ़कर 77% हो गई है इस बार। और पहले चरण में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 60% से अधिक महिलाओं के पास परिचालित अपने बैंक के खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब ये जो NFHS है इसके बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। ये जो राष्ट्रीय फैमिली स्वास्थ्य सर्वेक्षण है इसके बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। NFHS क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण संपूर्ण भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संदर्भ में भारतीय परिवारों के एकत्र किए गए विभिन्न नमूनों का एक सर्वेक्षण है। और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रजनन, शिशु और बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी भी प्रदान करता है। और NFHS के प्रत्येक क्रमिक दौर के 2 विशेष लक्ष्य हैं। क्या? कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य एजेंसियों द्वारा नीतिगत कार्यक्रम और अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का डेटा भी प्रदान करना और स्वास्थ्य और परिवार का कल्याण मुद्दे के महत्वपूर्ण उभरते उसके जो मुद्दे हैं उभरते हुए उनकी जानकारी। और NFHS निम्नलिखित प्रमुख संस्थानों के सहयोग से तैयार किया जाता है। ये नीचे जो संस्थान है इनके सहयोग से ही ये रिपोर्ट तैयार होती है। क्या? अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS, ठीक है, मुंबई से बारे में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ORC मैक्रो मैरीलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका, ईस्ट वेस्ट सेंटर होनोलुलु संयुक्त राज्य अमेरिका। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण के लिए IIPS को नोडल एजेंसी के रूप में शामिल किया गया है और जो NFHS के समन्वय और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है। और पहला राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इस समय आयोजित किया गया था। ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखेंगे। क्यों चर्चा में है हेनले? क्या कह रहा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्यों चर्चा में है? ध्यान से देखिए। कि अभी हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे दमदार पासपोर्ट की सूची में भारतीय पासपोर्ट 3 स्थान खिसक कर 85वें स्थान पर पहुंच गया है। जो दुनिया के जो दमदार पासपोर्ट है, जो दिखने में दमदार या जो भी इसके इंडेक्स है, आगे चलते हैं अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये निकलता है हर साल और इस बार 2021 का आया है। इसमें दुनिया के दमदार पासपोर्ट की जो सूची है उस लिस्ट में भारतीय पासपोर्ट जो है वो 3 स्थान खिसक गया है। ठीक है, खिसक कर 85वें पे आ गया है। क्या कह रहा है? उल्लेखनीय है कि पिछले 16 वर्षों से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रति वर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स इसको तैयार करते हैं। कौन है ये? अभी आगे पढ़ेंगे। पहले तो आप जानिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कि ये क्या होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के आधार पर प्रति वर्ष हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तैयार किया जाता है। और इस पासपोर्ट इंडेक्स में देशों की रैंकिंग का निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि पासपोर्ट धारक को बिना वीजा के कितने देशों में प्रवेश मिल सकता है। इसमें देशों की रैंकिंग किस आधार पर जारी की जा सकती है कि जो पासपोर्ट जिनके पास है वो किन किन देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, इस आधार पर रैंकिंग होती है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वैश्विक नागरिकों के लिए एक अमूल्य संसाधन है और इस क्षेत्र में सरकार की नीतियों के लिए मानक संदर्भ भी प्रदान करता है। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में पढ़िए हैं। HPS के बारे में, HPI के बारे में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में क्या कह रहा है कि इस वर्ष हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में ज्यादातर शीर्ष में यूरोपीय देश हैं। हालांकि शीर्ष 3 स्थानों पर एशियाई देश भी हैं और ये 3 देश निम्न है जो एशियाई हैं। टॉप पे ज्यादातर यूरोपीय हैं और शीर्ष 3 में कुछ एशियाई देश भी आए हैं, वो भी 3। ये भी क्या? जापान आया है। जापान पासपोर्ट के साथ 191 देशों में
बिना वीजा के साथ यात्रा की जा सकती है। अगर जापानी पासपोर्ट किसी के साथ है तो 191 देशों में बिना वीजा की यात्रा हो जाएगी। सिंगापुर का पासपोर्ट है, जो यहाँ के पासपोर्ट में जिन लोगों के पास है, मतलब सिंगापुर के नागरिकों के पास 190 देशों में बिना वीजा के यात्रा लोग कर सकते हैं। कोरिया और जर्मनी एक साथ है कि इस यहाँ के लोगों को यहाँ के पासपोर्ट के साथ 189 देशों के दोनों लोग यात्रा कर सकते हैं। तो ये एशियाई देश शामिल है, बाकी सब में यूरोपीय देश है ज्यादातर। और इस रैंकिंग में अफगानिस्तान 110वें स्थान पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में 3 पायदान की गिरावट हुई है। और पिछले वर्ष के स्थान इस रैंकिंग में पिछले वर्ष में 82वां स्थान था और इस बार भारत इसमें 85वें स्थान पर पहुंच गया है। और भारत के साथ तजाकिस्तान भी 84वें स्थान पर है, ये ध्यान में रखेंगे। ये 85वां होगा यहाँ पे क्योंकि भारत 85वें पे है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, और चीन के अतिरिक्त सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, चीन के अतिरिक्त। और इस रैंकिंग में कौन कैसे है ये देखिए, चीन के अतिरिक्त भारत के और भी जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत की स्थिति ठीक है। और चीन 70वें स्थान पर है, भूटान 90 पे है और श्रीलंका 100वें पे, बांग्लादेश 101, नेपाल 104 और पाकिस्तान 107 पे। इसलिए भारत की स्थिति चीन के अलावा अच्छी है कि भारत 85वें पे है, ठीक है। और भारतीय पासपोर्ट धारक भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मकाऊ, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, सेशेल्स, जिम्बाब्वे, युगांडा, ईरान और कतर सहित 58 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं जो भारत के लोग हैं, ठीक है, जरूर ध्यान में रखेंगे। और देखिए आगे क्या कह रहा है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जल्लीकट्टू के बारे में जानते भी होंगे। ये एक फेस्टिवल ही है, समझिए, एक खेल है तमिलनाडु का। क्या है ध्यान से देखिए, जल्लीकट्टू क्या कह रहा है। जल्लीकट्टू क्यों चर्चा में है ये देखिए। पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार की वकालत करने वाले पशु अधिकार संगठन पेटा ने, ठीक है, पेटा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार करने की वकालत ये करता है पेटा। और ने तमिलनाडु सरकार से जल्लीकट्टू खेल को आयोजित करने के आदेश को वापस लेने का आग्रह किया है इस बार के लिए। और पीपल्स ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी पेटा ने यह आग्रह 50 से अधिक डॉक्टरों के हस्ताक्षर युक्त पत्र के आधार पर किया है। क्यों? जिसमें यह कहा गया है कि खेल एक गैर आवश्यक गतिविधि है और इससे कोविड-19 के फैलने का खतरा है, इसीलिए इसको इस बार वापस लेने का, रोकने का आग्रह किया है। यहाँ पे आप जल्लीकट्टू के बारे में पढ़िए क्या होता है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू मंटू पोंगल के दिन आयोजित किए जाने वाला एक परंपरागत खेल है जिसे बैलों को इंसानों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। और मंटू पोंगल तमिलनाडु में 4 दिन तक चलने वाले त्योहार पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। पोंगल चलता है तमिलनाडु में 4 दिन का त्योहार है पोंगल, 4 दिन में जो तीसरा दिन होता है उसी दिन मंटू पोंगल मनाया जाता है। और मंटू पोंगल के दिन ही जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। और जल्लीकट्टू तमिल शास्त्रीय युग से संबंधित एक प्राचीन खेल है और इसका वर्णन प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और 2 अन्य ग्रंथों माली पादुकादम और काली थोगई में भी मिलता है। बहुत पुराना खेल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और देखिए क्या कह रहा है, और इसके अलावा एक 2500 साल पुरानी गुफा पेंटिंग में एक बैल को नियंत्रित करने वाले एक आदमी को भी दर्शाया गया, 2500 साल पुरानी, जिसे भी इसी खेल से जोड़ा जाता है। और जल्लीकट्टू को येरुथा जूथल, मधुपिदिथल, पोलरुधुपिदिथल जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जल्लीकट्टू से जुड़ा हुआ बहुत सारा विवाद भी है, क्या ये देखिए क्या है विवाद। 2010 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुई एक जांच में कहा गया कि जल्लीकट्टू स्वाभाविक रूप से जानवरों के लिए क्रूर है, ठीक है। और इसके बाद भारतीय पशु संरक्षण संगठनों के संघ FIAPO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों ने इस प्रथा का विरोध करना फिर शुरू कर दिया
और वर्ष 2014 में पेटा की एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंधित कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद राज्य भर में भारी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, क्योंकि वो उनका एक सांस्कृतिक त्योहार था, एक्चुअली बहुत पुराने सालों से चला आ रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, और इसके बाद फिर 2017 में तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से पशु क्रूरता निवारक अधिनियम 1960 में संशोधन के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बैल की देसी नस्लों के अस्तित्व पर निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया और इसके बाद जल्लीकट्टू आयोजन पर प्रतिबंध भी उसके बाद से समाप्त हो गया। और हालांकि अभी भी भारतीय पशु संरक्षण संघों के संघ और पेटा इंडिया जैसे पशु कल्याण संगठनों समेत पशु प्रेमियों द्वारा इस प्रथा का विरोध किया ही जाता है। पेटा के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा एक पशु अधिकार संगठन है और इस संगठन में पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर लोग काम करते हैं कि पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार करना चाहिए। यह संस्था जानवरों के अधिकारों की स्थापना और बचाव के लिए समर्पित है, जहां पशुओं की देखरेख से लेकर रख रखाव तक का पूरा ध्यान भी दिया जाता है। और पेटा का गठन 1980 में इनग्रिड न्यूकीकर्क और एलेक्स पचेको द्वारा किया गया था और यह पूरे संसार का सबसे बड़ा पशु अधिकार संगठन भी है। इसका मुख्यालय यूएसए के वर्जीनिया के नॉरफोक में स्थित है। पेटा का मुख्यालय ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ये भी चर्चा में है, क्यों है ध्यान से देखिए। क्या है इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी, ये अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, ध्यान से आप पढ़ते हुए चलें क्या क्या चीजें यहाँ पे कह रहा है, एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे। क्या है कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादलों के निर्माण को देखा गया है, जिसके चलते इसमें विस्फोट की आशंका बढ़ गई है। इसमें से धुआं निकला है, मतलब निकल रहा है, और इसीलिए वो गर्म बादल देखे गए हैं, मतलब इसमें विस्फोट की संभावना बढ़ गई है। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी, तो ध्यान से पढ़िए इस आर्टिकल को, क्या कह रहा है इसमें। इंडोनेशिया के भूगर्भीय आपदा प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केंद्र, ठीक है, जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इंडोनेशिया का है, ने माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादलों के फैलने का अनुमान लगाया है। किसने इसके बारे में बताया है? इंडोनेशिया के जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने बताया है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी के आसपास गर्म बादल के फैलने का अनुमान, ठीक है, इसके चलते वहां रहने वाले 500 से अधिक निवासियों को वहां आसपास से हटा दिया गया है। और इसके पहले अगस्त 2020 में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर सीनाबुंग ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था अगस्त में, वो मैंने पढ़ाया था उस समय। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इस ज्वालामुखी के फटने से बड़ी मात्रा में राख और धुएं का गुबार निकला था और धुआं और राख करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी जा पहुंचा था जो वो फटा था। और वहीं नवंबर 2020 में इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में इली लेवेतलो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान भी हुआ था। माउंट मेरापी में अभी ये वो होने की संभावना है, तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। इंडोनेशिया में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह सन 1548 से नियमित रूप से सक्रिय रहा है और इसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे हैं। और देखिए, और इसे इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है माउंट मेरापी को, और यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में भी स्थित है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है, प्रशांत महासागर का जो एरिया है। और इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में उस एरिया के जो ज्वालामुखी है वो पूरे रिंग की तरह ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी से घिरा हुआ है, ये प्रशांत महासागर के लिए एरिया, और उसी एरिया में माउंट मेरापी भी है, तो रिंग ऑफ फायर का ये हिस्सा है। और इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अंतिम भयंकर विस्फोट वर्ष 2010 में हुआ था, जिसमें काफी जान माल का नुकसान हुआ था और इस विस्फोट में लगभग 347 लोग मारे गए थे। और गौरतलब है कि दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के आसपास के क्षेत्रों में ही फैलते हैं। ये सारे पॉइंट।
और एक अनुमान के मुताबिक इंडोनेशिया की लगभग 250 मिलियन आबादी रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत भी आती है, जिसके कारण वहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा हमेशा बना रहता है। अब ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए, क्या होते हैं ज्वालामुखी, वोल्केनो। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर निकलते हैं। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए। और पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब वही मैग्मा पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे फिर लावा कहा जाता है। और ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है एवं इसके साथ भारी मात्रा में जलवाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि भी बाहर निकलते हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर जनधन की व्यापक हानि होती है, और इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए। और उदाहरण के लिए इटली के दो प्रसिद्ध शहर पंपियाई और हरक्यूलेनिम ज्वालामुखी विस्फोट से ही बर्बाद हो गए हैं। और हालांकि ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होते हैं, इससे न केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है जैसे कि क्रेटन झील, लैकोलिथ, फैकोलिथ इत्यादि, बल्कि खनिज समेत काली मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी लावा के हिस्से ही होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार देख लीजिए। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा। सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय, सुसुप्त, मृत। सक्रिय यानी हमेशा एक्टिव, सुसुप्त माने कभी कभी बीच में एक्टिव होने की संभावना है, मृत यानी इसके एक्टिव होने की संभावना नहीं है। तो क्या है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जिन पर समय समय पर विस्फोट होता रहता है, हमेशा एक्टिव रहते हैं। और संसार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी में हवाई द्वीप का मौना लोआ, सिसिली का एटना और स्ट्राम्बोली, इटली का विसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप ज्वालामुखी और फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है। ये सब हम पूरे विश्व में एक्टिव ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी उन ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो वर्षों से शांत पड़े हैं, लेकिन उनमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। और संसार के निष्क्रिय ज्वालामुखियों में इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकोटोआ और अंडमान निकोबार का नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त ज्वालामुखियों में शामिल है। मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखियों को कहा जाता है जो कई युगों से शांत है एवं उसमें विस्फोट होना बंद हो गया है। और संसार की कुछ मृत ज्वालामुखियों में म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमांजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मोनाको और ईरान का कोह सुल्तान इत्यादि मृत ज्वालामुखी में शामिल है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर के क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर, इसके बारे में पढ़िए क्या कह रहा है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र है जहां विवर्तनिक प्लेटें आकर आपस में मिलती हैं। आप ये देख सकते हैं प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, आप जो इमेज में ये देख रहे हैं ये सारा एरिया इस तरीके से घिरा, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और यहाँ पे जो जो देश है ये इसके अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से ज्वालामुखी। और यहाँ विवर्तनिक प्लेटों के आपस में मिलने से ज्वालामुखी विस्फोट एवं या उद्गार या भूकंपीय घटनाएं होती रहती है। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि पृथ्वी के नीचे की सतह पर प्लेट है, उनके आपस में टकराने से ये सारी घटनाएं होती हैं। और रिंग ऑफ फायर को परिप्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसीलिए रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया, माउंट फ्यूजी जापान और सेंट हेलेना संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व प्रमुख ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। और पोपो कैपिटल मैक्सिको रिंग ऑफ फायर में स्थित सबसे अधिक विनाशक ज्वालामुखी है मैक्सिको का। और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान मैरियाना खाई 35,827 फीट की पश्चिमी प्रशांत महासागर में मैरियाना द्वीप के पूर्व में स्थित है। और द्वीपीय देश जापान, जो विवर्तनिक दृष्टि से पृथ्वी के सबसे सक्रिय स्थानों में से एक है, रिंग ऑफ फायर के पश्चिमी किनारे पर ही स्थित है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे।
और रिंग ऑफ फायर के सहारे महासागरीय खाइयां, वलित पर्वत और भूकंपीय कंपन पाए जाते हैं, क्योंकि विवर्तनिक प्लेट वहां पे आपस में टकराती हैं। और इफ्यूकू ज्वालामुखी के उत्तर पूर्व में सैम्पेन छिद्र जल के अंदर स्थित एकमात्र ऐसा ज्ञात क्षेत्र है जहां तरल कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इनको जरूर फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिए, कि आप लोग को इस क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, और अभी फिर 1 बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी पे भी मिलेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अभी संसद पढ़ रहे हैं। तो चलिए फिर कल अभी 1 बजे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।